ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि एक हमारे पास सीक्वेंस है जिसकी फर्स्ट टर्म है a1 इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 6, दूसरी टर्म है a2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6, और थर्ड टर्म है स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6। इसके बाद फोर्थ टर्म भी दी हुई है, और फिर इसके बाद कह रहे हैं कि फाइंड ए रिकर्सिव फॉर्मूला फॉर an+1। सबसे पहले रिकर्सिव फॉर्मूला मालूम करना है an+1 के लिए। ठीक है, तो देखिए रिकर्सिव फॉर्मूले का मतलब ये होता है कि जो टर्म हम मालूम कर रहे हैं, जो भी हमारे पास टर्म है, उस टर्म में यानी कि जो भी, जैसे कि सेकंड टर्म है तो सेकंड टर्म इन टर्म्स ऑफ प्रीवियस टर्म्स लिखी जाए, यानी कि इन टर्म्स ऑफ a1। इसी तरह के अगर थर्ड टर्म है तो वो इन टर्म्स ऑफ प्रीवियस टर्म्स हो, यानी कि a2 जो है वो a1 की फॉर्म में हो, या a3 जो हो वो a2 और a1 की फॉर्म में हो, या सिर्फ a2 की फॉर्म में हो। इसी तरह से a4 जो हो वो a3 या उससे पहले वाली टर्म्स की फॉर्म में हो, और n+1 जो है वो उसकी क्या फॉर्म होनी चाहिए, वो an या उससे पहले वाली टर्म्स की फॉर्म में लिखी होनी चाहिए। इस किस्म के फॉर्मूले को हम कहते हैं कि रिकर्सिव फॉर्मूला। और रिकर्सिव फॉर्मूला जो है हमें n+1 के लिए बनाना है, तो अब आप ये देखिए कि a1 तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 है। जब हम a2 लिख रहे होंगे तो हम a2 को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस, और ये जो आपके पास लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 6, क्योंकि हमें पता है कि a1 स्क्वायर रूट ऑफ 6 है, तो इसकी जगह हम a1 लिख सकते हैं। तो a2 जो है ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस a1। इसी तरह से ये a3, अब a3 जब हम लिख रहे होंगे तो ये देखिए कि ये सब कुछ क्या है a2, या अगर स्टेप बाय स्टेप लिखना चाहें तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस, और ये हमारे पास है a1, और ये वाला कुछ हमारे पास a2 है, तो इस तरह से ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस a2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस a2 यानी कि यहाँ पे 2 आ गया। इसी तरह से a4 जब हम निकालेंगे तो a4 होगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस a3। तो ये जो an+1 हमने निकाला है, ये जो निकालना है ये होगा 6 प्लस an। तो ये रिकर्सिव फॉर्मूला हमने देख लिया। ठीक, तो पहली चीज मालूम करने के लिए कही थी, तो ये था रिकर्सिव फॉर्मूला जो हमने निकाल लिया an+1 का। इसके बाद कह रहे हैं बी में, assuming that the sequence conversion use the method of example 10 to find the limit। एग्जाम्पल 10 की भी, और उसमें आपसे कह रहे हैं कि इसकी लिमिट मालूम कीजिए। ठीक है, तो इस सीक्वेंस की आपको लिमिट मालूम करनी है। हम ये अस्यूम कर लेते हैं कि ये इसका ए पार्ट था जो हमने किया है, इसका बी पार्ट है, अब देखिए अब हमें पता है कि हम अस्यूम कर लेते हैं कि जो हमारे पास ए एन है ये अप्रोच कर रहा है, इसकी लिमिट हम कह देते हैं कि एन। ठीक है ना, एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ठीक, अब इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा कि an+1 equals square root of 6 plus an, ये हमारे पास है। ठीक, तो हमने लिमिट लिया, लिमिट n approaches to infinity an+1 equals limit n approaches to infinity
इंफिनिटी लिखें या प्लस इंफिनिटी लिखें, एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि हम प्लस इंफिनिटी की बात कर रहे होते हैं। अगर ये क्लियर नहीं है तो आप यहाँ पे प्लस इंफिनिटी लिख दें, ठीक, तो ये आपने लिख दिया, ठीक, as n approaches to plus infinity, यहाँ पे ये, तो अब आपके पास ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस लिमिट n approaches to plus infinity an, ये अब ये मुझे बताइए कि अगर n अप्रोच कर रहा हूँ इंफिनिटी को, तो n प्लस 1 d जो है वो क्या होगा, इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा हूँ, क्योंकि जाहिर है कि वो अगर इंफिनिटी को अप्रोच करे तो उससे एक ज्यादा वाला नंबर वो भी इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो अगर आपके पास आपकी जो डेफिनेशन है लिमिट की, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, उस डेफिनेशन के मुताबिक अगर हम उस डेफिनेशन को देखें तो उस डेफिनेशन के मुताबिक क्या होता है कि हमारे पास जो है वो एक एप्सिलॉन जो है, पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हमारे पास कैपिटल N जो है उससे बड़ा या उसके बराबर एक नंबर n चाहिए होता है, जिसके बाद सारी टर्म्स जो होती हैं वो वो क्या दे रही होती है, उसकी लिमिट दे रही होती है, ठीक है, जो कि हमने पढ़ा था कि an माइनस l जो है ये इस तरह से था कि एब्सोल्यूट an माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन for n is greater than or equal to capital N, ठीक है जी। कुछ कोई क्वेश्चन है सर? ये आप जिस तरफ लिख रहे हैं उस तरफ नजर नहीं आ रहा। अच्छा, एक मिनट में कैमरे को इस तरफ करता हूँ थोड़ा सा, अब देखें, अब लिखा हुआ नजर आ रहा है? हाँ, नाइस। आप देखें, जी सर, नजर आ रहा है। ठीक, तो इसको हम देखेंगे। तो अगर ये हमारे पास जब n अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी, जो लिमिट है इसकी हमने एस्यूम किया हुआ है कि l है, जो कि कंप्यूट करना है, हमें नहीं मालूम, यही तो निकालनी है l की वैल्यू। तो अब हमारे पास ये हो जाएगा इस तरफ स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस इसको हमने कह दिया कि l है। तो अगर हमारे पास n अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी उसकी लिमिट l है, तो उसके बाद जितनी भी टर्म्स होंगी जो डेफिनेशन है, तो वो सारी उसकी क्या होंगी, लिमिट l ही रहेगी। तो ये जो लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी an प्लस 1 है, ये भी हमारे पास क्या होगा, ये भी हमारे पास l आ जाएगा। अब इसके बाद इसे सॉल्व करके हमें क्या करना है, l की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि l ही इसकी लिमिट है। तो किस तरह से लेंगे, स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा l स्क्वायर इक्वल 6 प्लस l, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी l स्क्वायर माइनस l माइनस 6 इक्वल्स 0, और इसकी फैक्टराइजेशन कर लीजिए, l स्क्वायर माइनस 3l प्लस 2l माइनस 6 इक्वल 0। एक फैक्टर हो गया l माइनस 3, दूसरा फैक्टर हो गया l प्लस 2 इक्वल 0। तो l की एक वैल्यू 3 आ गई और दूसरी वैल्यू माइनस 2 पॉसिबल नहीं है। वो आपको क्लियर नजर आ रहा है कि यहाँ पे सारे ये पॉजिटिव रूट्स हैं, तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो l की जो यानी कि जो इसकी लिमिट है ये हमारे पास 3 आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी an इज इक्वल टू l, जो कि हमारे पास 3 है। तो इस तरीके से हमने लिमिट निकाल ली। क्योंकि ये हमारे पास सारी पॉजिटिव टर्म्स है ना, तो उसकी लिमिट भी पॉजिटिव ही होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इस वजह से ये पॉजिटिव 3 जो है ये इसकी लिमिट ले लेंगे। इक्वेशन से पहले है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले ये कैसे आया, तो देखिए इसकी हमने ये अस्यूम किया था कि इसकी लिमिट l है, l हमें कंप्यूट करनी थी।
तो हमने क्योंकि अस्यूम किया है लिमिट एल है व्हेन एन अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी, तो इसकी जगह हमने इसको रिप्लेस कर दिया एल से। तो जब इस सीक्वेंस की लिमिट एल है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप n+1 की लिमिट लें n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी, या an की लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या an-1 की लें, हर सूरत में सेम रहती है। यानी कि आप जो लिमिट लेते हैं, अगर आपके पास ये लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी an-1 या लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी an, ये बराबर होगी लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी an+1, ये सब की लिमिट जो है वो सेम होगी। ठीक है, तो अगर हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an l है तो लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी an+1 भी वही होगी। तो इस वजह से जो है हमने यहाँ भी l लिख दिया है। अब इसके बाद ये जो इक्वेशन, क्योंकि हमने एस्यूम किया था कि इसकी लिमिट l है, हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं मालूम कि इसकी लिमिट क्या है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें l की वैल्यू कंप्यूट करनी है। ठीक है, तो l की वैल्यू कंप्यूट करने के लिए हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया, और स्क्वायर करने के बाद जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इसको सॉल्व किया तो हमारे पास l की वैल्यू 3 आ गई। -2 जो वैल्यू आ रही है उसको इग्नोर कर दिया हमने, क्योंकि वो नेगेटिव वैल्यू है, ये सारी पॉजिटिव थी, तो इस वजह से हमने पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर कर लिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इस चीज में? अब हमारे पास एक रिजल्ट है थ्योरम, इसे हम स्क्यूजिंग थ्योरम फॉर सीक्वेंसेस कहते हैं। दी इसका स्टेटमेंट है लेट an bn and cn be sequences। ये सीक्वेंसेस हैं। ठीक है, ये हमारे पास 3 सीक्वेंसेस हैं इस तरह से कि such that an is less than or equal to bn is less than or equal to cn for all values of n beyond some index कैपिटल N। यानी कि n की अगर आपके पास कोई कैपिटल N है, उस कैपिटल N के बाद जो भी n की वैल्यू होगी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, an जो होगा वो कम होगा, bn जो होगा वो उससे ज्यादा होगा। ये टर्म है। ठीक है, और ये पूरी सीक्वेंस है, इसका मतलब n की वैल्यू इसमें बहुत सारी हो सकती है। यानी कि अगर कोई, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैपिटल N जो है 10 है, तो A11 B11 से कम होगी और B11 C11 से कम होगी। यानी कि इस तरह से ये टर्म्स हैं। ठीक है, if the sequences an and cn have common limits, common limit L,
as n approaches to plus infinity, then Bn also has the limit L as n approaches to plus infinity. ठीक है, ये बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास जो है वो सीक्वेंस है कोई, जैसे कि ये हमारे पास सीक्वेंस है, ये दूसरी, ये तीसरी सीक्वेंस, और ये हमारे पास रिलेशन जो है वो मौजूद है, तो ऐसी सूरत में अगर इन दोनों सीक्वेंसेस की लिमिट, यानी कि जिसकी ये टर्म सब छोटी थी और ये टर्म सबसे बड़ी थी, तो अगर इन दोनों की लिमिट्स, और वैसे नेचुरली भी ऐसा नजर आ रहा है अगर आप इस पे गौर करें, अगर इन दोनों की लिमिट एक ही हो जाए तो उसका जो दरमियान वाला है उसकी भी लिमिट क्या होनी चाहिए, वही होनी चाहिए। तो ये थ्योरम, इसका प्रूफ हम नहीं देखेंगे, लेकिन हम इसको यूज करेंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास जो सीक्वेंस होती है उसकी लिमिट कंप्यूट करना डिफिकल्ट होता है, लेकिन हमें दो ऐसी सीक्वेंसेस मिल जाती हैं कि जो जिसकी एक की वैल्यू उससे कम होगी और एक उससे बड़ी हो, और उन दोनों की लिमिट सेम हो जाए, तो फिर हमारे पास हमें पता चल जाता है कि इसकी लिमिट जो है ये वही होगी। जी, किसमें इनइक्वालिटी? इसमें टर्म की है, n की वैल्यूज के लिए टर्म्स हैं। जी जी, टर्म्स हैं जी। सीक्वेंस को हम नहीं लिखते कि सीक्वेंस बड़ी या छोटी है, कभी भी हम हमेशा उनकी टर्म्स के बारे में बताते हैं, यानी कि किसी बियॉन्ड n के जो n a n है, जैसे अगर कैपिटल N की वैल्यू 10 हो गई, तो 10 के बाद 11 जो होगी A11, तो ये A11 सबसे छोटी होगी, उससे बड़ी B11 होगी, उससे बड़ी C11 होगी, ये मतलब है। और इक्वालिटी भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है। जी, आप कुछ पूछ रहे थे? टर्म्स इटसेल्फ, टर्म्स का नंबर नहीं, नंबर तो सबका एक ही होगा ना, n है, टर्म का नंबर तो एक ही होगा, टर्म की वैल्यू जो होगी वो वैल्यू जो है सबसे छोटी होगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और तीन अलग अलग सीक्वेंसेस हैं। तो इसकी 11th टर्म, जैसे फॉर एग्जांपल n11 है, तो इसकी 11th टर्म कुछ और होगी, इसकी 11th टर्म कुछ और होगी, इसकी 11th टर्म कुछ और होगी। टर्म का नंबर एक ही है, क्योंकि सीक्वेंसेस अलग अलग है, तो इस वजह से उनकी टर्म्स भी डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक, लेकिन इसमें कोई आपको क्वेश्चन में कराता हूं जिससे थोड़ा सा जो है वो क्लियर हो जाएगा। एक सीक्वेंस लेते हैं, एग्जाम्पल है, सीक्वेंस है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n टू द पावर n, और n की वैल्यू 1 टू इंफिनिटी, यानी कि एक इन्फिनिट सीक्वेंस है। ठीक है, और ये जो इन्फिनिट सीक्वेंस है, इसमें आपको ये देखना है कि क्या कहते हैं उसे, इसकी लिमिट क्या होगी, ये अगर मालूम करना है, तो अगर आप इसे देखें, इसकी जो nth टर्म है इसे आप लिखेंगे तो ये हो जाएगी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n टू द पावर n। ठीक है, n की वैल्यू जब 1 होगी तो इसकी फर्स्ट टर्म, आपको पता है कि फर्स्ट टर्म जो है वो 1 ही आएगी, 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 की पावर 1। जब n की वैल्यू 2 हो तो ये होगा 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 टू द पावर 2, यानी ये हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाई 1, ये ऐसे लिख देता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर है, तो इसको 2 मरतबा लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि ये 1/2 आ जाएगी। ठीक है, A3 जो है, इसको अगर आप देखें तो ये 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 टू द पावर 3, यानी कि 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 और 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3, तो ये आपके पास जो है 3 से 3 कैंसिल हो गया,
तो ये आ गई 2/3 टाइम्स 1/3। ठीक है, आप इस तरह से लिख दें, या 2/9 लिख दें। ठीक है, 2/9 लिख दी। अब A4 अगर देखें तो A4 जो है ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर 4, और ये हो जाएगा 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स 4 टाइम्स 4 टाइम्स 4, और ये आपके पास 6 हो जाएगा, 6 और ये बल्कि ये 16 6 32, 3/32 आप लिख सकते हैं। तो 3/32 ये आपने लिख दिया। ठीक है, और जब आप इसकी nth टर्म लिख रहे होंगे तो इसकी nth टर्म ये इस तरह से आएगी, n टाइम्स n-1 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 और डिवाइडेड बाई n टाइम्स n टू द पावर n है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो n मर्तबा जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आप इसे जो है आप कैसे लिख सकते हैं इस चीज को फर्दर जो है वो, अगर आप लिखना चाहें तो आपको पता है कि ये जो है इसको आप लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई n, और ये यानी ये n फैक्टर्स होंगे, 1 से लेके n तक n फैक्टर्स हैं, और ये n और ये n मर्तबा जो है नीचे n मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब आप जो है ये 1 और ये n इसमें नहीं लिखे, तो ये 1/n को अलग कर दें और बाकी सारे ही आएंगे। लेकिन अब ये बाकी कितने होंगे जी, कुछ पूछ रहे हैं? तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स n डिवाइडेड बाई n टाइम्स n टाइम्स n। ये n-1 आपके पास जो है वो फैक्टर्स हैं। ठीक है, आप क्लियरली नजर आ रहा है कि ये वाली जो चीज होगी न्यूमरेटर इसमें जी, एक मिनट जी, कुछ पूछ रहे हैं? सर प्रीवियस स्टेप रिपीट कर दें। कौन सा प्रीवियस स्टेप? ये वाला, इसके बाद वाला इससे ऊपर वाला, ये नेक्स्ट स्टेप। अच्छा ये सेकंड स्टेप। देखिए, ये तो बस इसको उल्टा करके लिखा है ना, 1 2 3 ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है n-1 n, तो ये ऐसे लिख दिया, n-1 नहीं लिखा मैंने, और ये नीचे n जो है n मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये लिख दिया। अब ये 1 और n जो है अलग लिख दिए प्रोडक्ट में, और बाकी सबका प्रोडक्ट अलग लिख दिया। जी, आप क्या पूछ रही हैं? आप समझती कॉमन निकाला? कॉमन नहीं निकाला, वो तो प्रोडक्ट है ना, तो फिर हमने उसके जो है वो अलग कर दिया है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आप ये देखिए कि ये जो आपको नजर आ रहा है 2 × 3 टाइम्स n, ये आपके पास सबसे बड़ा इसमें फैक्टर n है। ठीक है, और बाकी सारे इससे छोटे होंगे, और डिनोमिनेटर में उतने ही फैक्टर्स हैं लेकिन हर फैक्टर n है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिनोमिनेटर जो है वो ज्यादा है, डिनोमिनेटर जो है वो ज्यादा है और न्यूमरेटर कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फैक्टर है, ये वाला फैक्टर, ये 1 से छोटा होगा लाजमी, और अगर ये 1 से छोटा नंबर मल्टीप्लाई होगा 1/n से, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिजल्ट आएगा ये 1/n से छोटा होगा, लेस देन 1/n होगा। तो ये बात क्लियर हो गई। देखिए, ये जो आपके पास है 1/n, इसको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए जो कि 1 से छोटा हो, तो रिजल्ट क्या होगा? 1 से छोटा होगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है पूरा, ये 1/n से छोटा होगा। यानी कि अगर 1/n और इस पूरे को देखा जाए तो कौन सा छोटा होगा? ये पूरा छोटा होगा और 1/n बड़ा होगा। क्लियर हो गई ये चीज? तो इसका मतलब ये हुआ
कि हमें यहाँ पर नहीं समझ में आया ये जी, वो हमें प्रूव करना है बाद में ना, हम उसको कंप्यूट कर रहे हैं, बस नजर आ रहा है यहाँ पे, लेकिन हम ये बाद में चल के प्रूव करेंगे, अभी तो नहीं पर कुछ नहीं कह सकते डायरेक्टली, इस स्टेज पे लिख नहीं सकते हम, ठीक है। तो ये 1/n नहीं भाई, बहुत सारी दूसरी चीजें भी तो है, तो बाहर वाले को तो कंप्यूट नहीं करना, लिमिट निकालना है तो पूरे की लिमिट निकालनी है ना, तो इस वजह से इस तरह से नहीं कर सकते। जी आप क्या कह रही थी, अब बताइए। देखें ये अगर आपके पास है 1/n और ये, तो मैं कह रहा हूं कि 1/n जो है वो बड़ा होगा और ये पूरा फैक्टर छोटा होगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि 1/2 है, इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करता हूं 3/4, ठीक है। तो 3/4 मल्टीप्लाई हो जाने से ये पूरा फैक्टर जो होगा ये आपके पास जो है वो छोटा हो जाएगा और 1/2 बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये 1/2 का 3/4 टाइम्स है, यानी 0.75 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अगर किसी ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए जो कि 1 से छोटा हो तो वो चीज छोटी हो जाती है। अब क्लियर हो गई ये चीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी जो टर्म है, यानी कि जिसे हम कह रहे हैं कि ए एन, ये 1/n से छोटी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि ए एन जो हमारे पास nth टर्म है ये लेस देन और इक्वल होगी 1/n से, ठीक है। और ये ग्रेटर देन और इक्वल होगी 0 से, 0 से तो बड़ी हो सकती है, लेकिन जब n इन्फिनिटी को हो जाए तो फिर ये बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 3 सीक्वेंसेस आ गई। एक सीक्वेंस ये आ गई 0, एक सीक्वेंस आ गई an, और एक सीक्वेंस आ गई जिसकी nth टर्म है 1/n। an की तो nth टर्म ये है या ये है nth टर्म। दूसरे लफ्जों में आप इसे चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 0 n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n टू द पावर n। इसको बस ये के आसान करके इस तरह से लिखा है ताकि ये कंपैरिजन आसान हो जाए 1/n और इसका। और तीसरी हमारे पास है 1/n। अब स्क्वीजिंग थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। स्क्वीजिंग थ्योरम के मुताबिक अगर इन दोनों की जो लिमिट्स हैं n अप्रोचेस टू इंफिनिटी सेम हो जाएं तो इसका मतलब ये होगा कि बीच वाले की भी लिमिट वही है। अब ये 0 सीक्वेंस है, इसकी हर टर्म 0 है, एक ही टर्म में n की कुछ भी वैल्यू हो जाए तो लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी 0, क्योंकि 0 सीक्वेंस है तो ये 0 होगी। लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी, ये जो सीक्वेंस है इसकी nth टर्म 1/n है तो ये कितने होगी, when n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 0। ये दोनों की लिमिट सेम हो गई तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी भी लिमिट क्या होगी, वही होगी। तो बाय स्क्वीजिंग थ्योरम लिमिट n approaches to plus infinity n factorial divided by n to the power n is equal to 0। तो इस तरह से हमने इसकी लिमिट निकाली जो कि 0 आ रही है। कोई प्रॉब्लम इस चीज में, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। चलें एक रिजल्ट हम देखते हैं। तो ये है कि इफ लिमिट n approaches to plus infinity absolute an is equal to 0, then limit n approaches to plus infinity an is equal to 0। यानी कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है उसकी जो nth टर्म की एब्सोल्यूट वैल्यू है उसके ऊपर अगर हम लिमिट लेते हैं और वो 0 आती है
तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो टर्म होगी एब्सोल्यूट वैल्यू के अलावा, तो वो भी आप जो है उसे क्या कहते हैं उसे, उसकी लिमिट भी जो है वो 0 होगी। इस थ्योरम का प्रूफ जो है वो हम देख सकते हैं। अब देखिए ए एन हमारे पास एक nth टर्म है। जो कोई सीक्वेंस होगी उसकी टर्म n तो पॉजिटिव होता है, लेकिन जो टर्म होती है वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। अब n का साइन कुछ भी हो सकता है, सॉरी ए एन का साइन कुछ भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन द साइन of an we have either, अब an का साइन अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि an, ये प्लीज अपना ये बंद कर लीजिए आप, वहां से सही आपको नजर आ रहा है, यहाँ मुश्किल हो रही है क्या? अच्छा, तो वहां अच्छा नजर आता है स्क्रीन पे। अच्छा, एनीवे इधर an इज इक्वल टू, अगर ये n पॉजिटिव है तो ये एब्सोल्यूट an होगा, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है। और अगर ये an नेगेटिव है तो ये माइनस एब्सोल्यूट an होगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि an का साइन क्या है। an जो है वो अगर पॉजिटिव है तो ये होगा, और अगर an नेगेटिव है तो ये हमारे पास होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम ये कह सकते हैं कि ये जो an है, ठीक है, ये लेस देन और इक्वल टू होगा एब्सोल्यूट an के, एंड ग्रेटर देन और इक्वल होगा नेगेटिव एब्सोल्यूट an के। ऐसे ही होगा, नेगेटिव वाली वैल्यू से बड़ा होगा और पॉजिटिव वाली वैल्यू से छोटा होगा। या स्ट्रॉन्ग इनइक्वालिटी नहीं है तो इसका मतलब है कि इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया जी। स्ट्रॉन्ग इनइक्वालिटी वो होती है कि जिसमें ये इक्वल नहीं होता, जिसमें इक्वल नहीं होता, लेस देन और इक्वल टू की वजह सिर्फ लेस देन हो, ठीक है। या स्ट्रॉन्ग के बजाय, सॉरी वर्ड मुझे यूज करना चाहिए, स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी जो है ये नहीं है। स्ट्रिक्ट में क्या होता है, इक्वल नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी नेगेटिव एब्सोल्यूट an निकाल लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, जब लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी एब्सोल्यूट an 0 है, अगर आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, नेगेटिव लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी एब्सोल्यूट an, तो ये हो जाएगा माइनस और ये 0, तो ये 0 आ जाएगा। इसी तरह से लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी, क्योंकि ये दिया हुआ है यहाँ पे एब्सोल्यूट an, तो ये भी दिया हुआ है, ठीक है। इसकी अब निकालना है तो ये भी 0 है। तो बाय स्क्वीजिंग थ्योरम, समझ में आ रहा है ये आप लोगों को? बाय स्क्वीजिंग थ्योरम लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी an, ये भी 0 होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों की एक ही लिमिट हो गई तो ये भी वही होगी, ठीक। कोई प्रॉब्लम इस चीज में? अब इसके बाद फर्दर मैं आपको